स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि आज मेरे हाथ में ये चीज़ें किस लिए हैं। असल में आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफॉर्मेशन के बारे में। आप लोग जानते हैं डेली लाइफ में हम जब फोर्सेस अप्लाई करते हैं तो जिन ऑब्जेक्ट्स पर फोर्सेस अप्लाई करते हैं तो उनके अंदर बहुत सी चेंजेस आती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप एक रबर बैंड को फोर्स लगाकर स्ट्रेच करते हैं उसकी लेंथ चेंज होना शुरू हो जाती है। आप ये भी जानते हैं कि कुछ चीज़ों पर आप इस तरह से फोर्स लगाते हैं कि वो बेंड होना शुरू हो जाती हैं। ये भी एक चेंज ही है जो इसमें आ रही है। इसी तरह से कभी कभार यूं होता है कि आप किसी चीज पर इस तरह से फोर्स लगाते हैं कि उसका वॉल्यूम चेंज होना शुरू हो जाता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। ये सारी जो तब्दीलियां आ रही हैं, फिजिक्स इनको कहती है डिफॉर्मेशन। और ना सिर्फ डिफॉर्मेशन बल्कि वो एक वर्ड ऐड करेगी साथ, मैकेनिकल डिफॉर्मेशन। यानी आप उसकी शेप वगैरह तब्दील तो कर रहे हैं लेकिन मैकेनिकली यानी फोर्स अप्लाई करके। आपको मालूम है शेप तब्दील करने के और भी तरीके हैं। आप हीट अप्लाई करके, गर्म करके भी तो चीज़ों की शेप चेंज कर सकते हैं ना। लेकिन आज हम थर्मल डिफॉर्मेशन नहीं पढ़ेंगे बल्कि आज हम मैकेनिकल डिफॉर्मेशन पढ़ेंगे, यानी फोर्स अप्लाई करके शेप चेंज करेंगे। इससे पहले कि मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करूं, एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं और वो ज़बानी आप लोग नोट कर लें, और वो है इलास्टिसिटी। व्हाट इज इलास्टिसिटी? एक्चुअली मैं आपको शो कर चुका हूं इलास्टिसिटी। जब मैंने इस रबर बैंड पर फोर्स अप्लाई की तो मैंने इसकी लेंथ चेंज की, लेकिन जब मैं फोर्स रिमूव करूंगा तो क्या होगा? ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगी। मैंने इस रूलर पर फोर्स अप्लाई करके इसको बेंड किया, लेकिन जब मैं फोर्स रिमूव कर दूंगा तो ये वापस ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। मैंने इस पर फोर्स अप्लाई करके इसका वॉल्यूम चेंज किया, लेकिन जब मैं ये फोर्स जो मेरे हाथों से लग रही है इसको रिमूव कर दूंगा तो ये अपनी असल शेप में वापस आ जाएगा। ये जो प्रॉपर्टी है अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन करने की, वापस अपनी ओरिजिनल शेप में जाने की, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलास्टिसिटी। तो ये तीनों मटेरियल्स जो हैं वो इलास्टिसिटी को ओबे कर रहे थे। ये मुमकिन है कि किसी मटेरियल पर मैं इतनी फोर्स लगा दूं कि वो फोर्स एक हद से ज्यादा बढ़ जाए और फिर जब मैं फोर्स रिमूव कर भी दूं तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस ना जाए। जब ऐसा हो जाए तो हम कहते हैं नाउ दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट ओबेइंग इलास्टिसिटी, या दिस ऑब्जेक्ट हैज क्रॉस इट्स इलास्टिक लिमिट। ये अपनी इलास्टिसिटी से अब निकल चुका है, अब ये इलास्टिक नहीं है। तो फिर ये क्या है? अब ये प्लास्टिक है। तो इलास्टिसिटी क्या है? अपनी ओरिजिनल शेप वापस रीगेन करने की एबिलिटी। जबकि प्लास्टिसिटी क्या है? अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन ना करने की एबिलिटी, या परमानेंट डिफॉर्मेशन जब हो जाए तो हम कहते हैं कि ये तो अब प्लास्टिसिटी में दाखिल हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारे पास थोड़ी सी डिफॉर्मेशन, लेकिन अब हम इसको प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। तो आइए लेक्चर का आगाज करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, देखते हैं कि डिफॉर्मेशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो जरा देखिए, डिफॉर्मेशन की डेफिनेशन मैंने लिखी है। व्हाट इज डिफॉर्मेशन? डिफॉर्मेशन इज द चेंज इन लेंथ, जैसे मैंने अभी रबर बैंड को स्ट्रेच करके लेंथ चेंज की। वॉल्यूम, जैसे मैंने वो फोम को दबाया तो उसका वॉल्यूम चेंज हुआ। और शेप, when a body is subjected to some external force, जब हम किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें, उसकी लेंथ चेंज हो जाए, उसका वॉल्यूम चेंज हो जाए, उसकी शेप चेंज हो जाए, तो हम कहेंगे ये डिफॉर्मेशन है। और फिर मैं बता दूं दोबारा कौन सी डिफॉर्मेशन है? ये मैकेनिकल डिफॉर्मेशन है, क्योंकि फोर्स अप्लाई करके आप ऐसा कर रहे हैं। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाकर ऐसा करेंगे, हीट देकर ऐसा करेंगे, तो फिर वो मैकेनिकल डिफॉर्मेशन नहीं होगी, डिफॉर्मेशन होगी, लेकिन उसे हम थर्मल डिफॉर्मेशन कहेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि डेफिनेशन के अंदर मैंने तीन लफ्ज यूज किए, या तो लेंथ में चेंज आएगा, या वॉल्यूम में चेंज आएगा, या शेप में चेंज आएगा। तो क्यों ना हम इस डिफॉर्मेशन को तीन हिस्सों में बांट दें, इसकी तीन कैटेगरीज बना दें। तो हम लोग वही किया कि डिफॉर्मेशन तीन किस्म की होती है। एक को कहते हैं लीनियर डिफॉर्मेशन। लीनियर डिफॉर्मेशन वो डिफॉर्मेशन होती है जिसमें लेंथ चेंज हो बॉडी की, आप फोर्स लगाएं और बॉडी की सिर्फ लेंथ चेंज हो। जैसे कि आप लोगों को मैंने अभी रबर बैंड की एग्जांपल दी, जब मैंने रबर बैंड को स्ट्रेच किया तो उसकी सिर्फ लेंथ चेंज हुई है। समटाइम्स हम वॉल्यूम में डिफॉर्मेशन करते हैं जिसमें सिर्फ वॉल्यूम चेंज होगा, ठीक है जी। तो वो मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी फोम की, ठीक है। तो वॉल्यूम चेंज हो अगर, तो हम कहेंगे ये कौन सी डिफॉर्मेशन है? ये वॉल्यूम डिफॉर्मेशन है। सवाल ये पैदा होता है कि ये कब होगी और ये कब होगी, यानी फोर्स ही लग रही है ना दोनों सूरतों में, तो एक में फोर्स सिर्फ लीनियर डिफॉर्मेशन क्यों कर रही है और एक में वॉल्यूम डिफॉर्मेशन क्यों कर रही है? तो इसका जवाब हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन अभी तक आप इनकी टाइप्स देख लीजिए।
शियर डिफॉर्मेशन क्या होती है? शियर डिफॉर्मेशन होती है जब बॉडी की शेप चेंज हो जाए, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स की डिफॉर्मेशन है। लेकिन डिफॉर्मेशन कब होगी? जैसे कि मैंने बताया, जब हम क्या करें, बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें। अब मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहा हूं अबाउट फोर्स। जरा इस एग्जांपल को देखिए। आपके पास एक हैमर है और आप इस हैमर से 10 न्यूटन की फोर्स से इस हैमर को वॉल पर हिट करते हैं। आपने इस वॉल में कोई सुराख नहीं किया, लेकिन जरा देखिए, अगर आपकी हैमर और दीवार के दरमियान में एक छोटा सा कील हो और आप वही 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करें, तो आप देखेंगे अब आप दीवार में होल कर देंगे। यानी फर्स्ट केस में फोर्स आपकी 10 न्यूटन थी, लेकिन आप दीवार में होल नहीं कर पाए थे, जो कंक्रीट है उसको तोड़ नहीं पाए थे। लेकिन दूसरे केस में 10 न्यूटन फोर्स ही है, लेकिन आपने उस कंक्रीट को तोड़ दिया, उसमें होल कर दिया। यानी आपने देखा कि कभी कभार 10 न्यूटन फोर्स इतनी डैमेजिंग नहीं होती जैसे पहले वाले केस में, लेकिन कभी कभार वही 10 न्यूटन फोर्स किसी मटेरियल को तोड़ भी सकती है, उसमें होल भी प्रोड्यूस कर सकती है, जैसे कि दूसरे वाले केस में। इसका मतलब फोर्स के लिहाज से देखें तो फिर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये वाला मटेरियल 10 न्यूटन फोर्स बर्दाश्त कर सकता है या नहीं कर सकता, तो अब आप पहले वाले केस को देखेंगे तो उसमें बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन दूसरे वाले केस में देखेंगे तो आप कहेंगे बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए हम फोर्स से जान छुड़ाएंगे इस चैप्टर में। एंड इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट फोर्स, वी विल टॉक अबाउट स्ट्रेस। जी हाँ, हमारे पास एक नई क्वांटिटी होगी, हम एक नई क्वांटिटी बना रहे हैं। अगर आप दोनों एग्जांपल्स में देखें, दोनों एग्जांपल में फर्क क्या है? फोर्स तो सेम है, लेकिन आप देख रहे हैं आपकी जो 10 न्यूटन फोर्स है वो, क्योंकि आपका हैमर जो है वो ज्यादा बड़ा है, तो आप देख रहे हैं कि आपकी 10 न्यूटन फोर्स इतने एरिया पर एक्ट कर रही है। लेकिन जब आप उसके दरमियान कील रख देते हैं तो आपको मालूम है आपकी 10 न्यूटन फोर्स ही है, लेकिन वो इस कील के इतने से एरिया पर सारी इकट्ठी होगी 10 न्यूटन फोर्स, और ये वजह है कि अब वो मटेरियल में होल प्रोड्यूस कर रही है। इसका मतलब वही फोर्स अगर कम एरिया पर इकट्ठी हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि अब हमारे पास ये फोर्स ज्यादा डेंजरस या ज्यादा इफेक्टिव है। अच्छा, फोर्स उतनी है लेकिन उसका इफेक्ट ज्यादा हो गया, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें जब भी बात करनी चाहिए मटेरियल्स के क्रैक होने के बारे में, उनकी स्ट्रेंथ के बारे में, तो हमें फोर्स की बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें बात करनी चाहिए फोर्स के साथ साथ एरिया की भी, कि वो फोर्स कितने एरिया पर लग रही है। इसी वजह से हमने एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की है, और वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस इज नॉट फोर्स, स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया। अब दोनों केसेस देखें। पहले केस में आप देख रहे हैं कि हमारे पास स्ट्रेस फोर्स ओवर एरिया होगा, फोर्स 10 है, ठीक है, लेकिन एरिया ये सपोज कर लें, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये एरिया है, सपोज कर लें 5, तो हमारे पास 10 डिवाइड बाय 5, स्ट्रेस कितनी आई? 2। लेकिन निचले केस में देखें, स्ट्रेस फोर्स ओवर एरिया होगा। अब फोर्स तो 10 न्यूटन ही है, लेकिन एरिया तो बहुत कम हो गया। एरिया सपोज करें 0.5 है ये कील का, तो जब ये 0.5 में पुट करूंगा तो आप देखेंगे जो स्ट्रेस का आंसर आएगा वो 20 हो गया। यानी पहले केस में स्ट्रेस कम है और दूसरे केस में उसी फोर्स से स्ट्रेस ज्यादा होगी। तो इसका मतलब अगर हम किसी चीज के बारे में सही इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं कि वो कितनी स्ट्रेंथ बेयर कर सकेगी, तो हमें फोर्स की बात नहीं करनी चाहिए, हमें स्ट्रेस की बात करनी चाहिए। तो आमतौर पर हम जब इस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे होते हैं तो हम डायरेक्ट बता देते हैं जी फोर्स क्या होती है और स्ट्रेस क्या होती है, या स्ट्रेस क्या होती है फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई एक लफ्ज जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं फोर्स का, अब मैं उसको क्यों रिप्लेस कर रहा हूं? मुझे क्या पड़ी है कि भाई मैं एक नई क्वांटिटी क्यों लेकर आ रहा हूं? उसकी रीजन है, और उसकी रीजन आप लोग देख रहे हैं कि स्ट्रेस ऐसे केसेस में हमें ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन देती है, हम उस पर ज्यादा रिलाई कर सकते हैं, ज्यादा इत्मीनान कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज स्ट्रेस? तो स्ट्रेस मैं जैसे कि बता चुका हूं, फोर्स नहीं है भाई, फोर्स पर यूनिट एरिया है। यानी आप एरिया के लिहाज से देखेंगे कितनी फोर्स लग रही है, और ये काम क्या करेगी? टू डिफॉर्म अ बॉडी। स्ट्रेस का सिंबल नोट कर लें, स्ट्रेस का सिंबल होता है सिग्मा, ये सिंबल। और जैसे कि मैंने बताया कि फोर्स पर यूनिट एरिया है, तो स्ट्रेस का फार्मूला बनेगा फोर्स ओवर एरिया। नाउ स्टूडेंट्स, यहां से अगर मैं इसका यूनिट निकालना चाहूं तो बड़ी आसानी से निकल सकता है। फोर्स का यूनिट क्या था? न्यूटन। और एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो ये बन गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड आई कैन राइट इट लाइक दिस। मैं अगर मीटर स्क्वायर को ऊपर ले जाऊं तो मैं इसकी पावर को नेगेटिव कर सकता हूं। आप फौरन सोचेंगे बैठे बैठे कि ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो कहीं देखा है, ये तो पास्कल भी कहलाता है। तो याद रखिएगा, स्ट्रेस का यूनिट पास्कल भी होता है।
अब यहां से आपकी दूसरी जो दिमाग में बात आ रही है इस वक्त वो ये है कि यार पास्कल तो प्रेशर का भी यूनिट है, तो फिर अगर फोर्स पर यूनिट एरिया ही लेना था तो फिर हमने स्ट्रेस क्यों नाम दिया? हम प्रेशर भी तो कह सकते थे, और प्रेशर को तो हम ऑलरेडी जानते भी थे। स्टूडेंट्स, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर। आमतौर पर यह बताया जाता है कि जब लिक्विड्स पर फोर्स लगे तो हम इसे प्रेशर कहते हैं, लेकिन जब सॉलिड्स पर हम फोर्स अप्लाई करें तो हम इसे स्ट्रेस कहते हैं। बट ये सिर्फ डेफिनेशन काफी नहीं है, ये हम बच्चों को बताने के लिए एक चीज बता देते हैं ताकि वो अंडरस्टैंड कर लें कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर, लेकिन असल डिफरेंस कुछ और भी है। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक बॉक्स है और ये हवा में पड़ा हुआ है। आप लोग जानते हैं हवा के मॉलिक्यूल इस पर बार बार टकराकर इस पर क्या अप्लाई करेंगे? प्रेशर, वो भी फोर्स पर यूनिट एरिया है। लेकिन हवा के मॉलिक्यूल हमेशा इस बॉक्स पर इस तरह से फोर्स लगाएंगे कि वो बॉक्स को अंदर को प्रेस करने की कोशिश करेंगे, प्रेस करेंगे अंदर को। प्रेस से ही वर्ड निकला प्रेशर, यानी जो प्रेशर होता है वो हमेशा चीजों को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है, उनका वॉल्यूम कम करने की कोशिश कर रहा होता है, कमी ला रहा होता है। लेकिन अगर यही बॉक्स हो और इस बॉक्स पर आप फोर्स अप्लाई करें कुछ इस तरह से, तो आप इसका वॉल्यूम बढ़ा भी सकते हैं। अब ये जो फोर्स लगी है ना, इसको आप प्रेशर नहीं कहेंगे, इसको आप स्ट्रेस कहेंगे। यानी प्रेशर इज ऑलवेज कंप्रेसिव इन नेचर। कंप्रेसिव का मतलब वो हमेशा चीजों की लेंथ, वॉल्यूम वगैरह कम करने की कोशिश करता है, जबकि स्ट्रेस जो है वो कम भी कर सकता है और ज्यादा भी कर सकता है। ये भी एक फर्क है। अच्छा, दूसरा फर्क देखें, वही पहला वाला केस आप देख रहे हैं कि वो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरह से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये फोर्स मैंने जो आपके पास बनाई है, मजे की बात है, ये हर सरफेस पर 90 डिग्री नहीं बन रही। यानी प्रेशर जब अप्लाई होता है तो वो हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस यानी कि 90 डिग्री पर अप्लाई होता है। लेकिन जरा यहां पर देखें, अगर मैं इस बॉक्स पर कुछ इस तरह से फोर्स लगाऊं तो क्या ये फोर्स इस सरफेस के नॉर्मल है? नहीं, ये तो नॉर्मल नहीं है, ये तो पैरेलल है या टेंजेंशियल फोर्स है। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास प्रेशर होता है वो हमेशा नॉर्मल होता है, जबकि जो स्ट्रेस होती है वो नॉर्मल भी हो सकती है और इट कैन बी टेंजेंशियल या पैरेलल टू द सरफेस। तो बहुत फर्क है, सिर्फ सॉलिड और लिक्विड की बात नहीं है, बल्कि ये नेचर में डिफरेंट है। ठीक है ना? तो ये चंद एक फर्क है, आपकी बुक ने डिस्कस नहीं किया। आप चाहें तो इनको कहीं भी ना लिखें, सिर्फ जहन में आप लोग बिठा लें ताकि आपको आइडिया हो कि भाई स्ट्रेस और प्रेशर एक चीज नहीं होती। अच्छा चलें, ये तो हो गया, काफी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया स्ट्रेस के बारे में। अब आपको मालूम है, जब मैं आपसे पूछूंगा कि डिफॉर्मेशन क्यों होती है, अब आप नहीं कहेंगे कि फोर्स की वजह से होती है, राइट? अब आप कहेंगे स्ट्रेस की वजह से होती है। स्ट्रेस के पीछे रीजन फोर्स ही है, लेकिन आपको मालूम है कि स्ट्रेस इज अ गुड वर्ड, उसको हम यूज करेंगे। डिफॉर्मेशन कितनी किस्म की थी? 3 किस्म की। तो फिर ये 3 किस्म की क्यों है? क्योंकि स्ट्रेस 3 किस्म की होती है। वो जो स्ट्रेस आप अप्लाई करते हैं वो 3 किस्म की होती है। तो अब जरा देखते हैं वो 3 किस्में कौन सी हैं। इमेजिन करें मेरे पास एक रॉड है और इस रॉड के ये एंड्स आप देख रहे हैं जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं। मैं इन एंड्स पर कुछ फोर्स लगाता हूं इस तरह से, तो आप देखेंगे ये फोर्स लगने पर इस रॉड की लेंथ बढ़ गई, राइट? तो जब मैं लेंथ इसकी बढ़ा दी है तो ये जो मेरा फोर्स पर यूनिट एरिया लगा है ना, ये वो स्ट्रेस है तो स्ट्रेस क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया कैलकुलेट कर रहा हूं, लेकिन ये वो स्ट्रेस है जो लेंथ को चेंज करने की वजह बन रही है। तो इसका मतलब इस स्ट्रेस को मैं कहूंगा ये लॉन्गिट्यूडिनल या लीनियर स्ट्रेस है। तो व्हाट इज अ लीनियर स्ट्रेस? अ स्ट्रेस या अ फोर्स पर यूनिट एरिया विच चेंजेस द लेंथ ऑफ द बॉडी, जो बॉडी की लेंथ को चेंज कर दे। तो फोर्स पर यूनिट एरिया दैट प्रोड्यूस चेंज इन लेंथ, तो वो फोर्स पर यूनिट एरिया जो लेंथ को चेंज कर दे उसे हम लॉन्गिट्यूडनल या लीनियर स्ट्रेस भी कह देते समटाइम। मजे की बात यह, आपकी बुक ने ये दोनों वर्ड्स यूज नहीं किए, और आपकी बुक ने इसके लिए क्या वर्ड यूज किया सुन लीजिए, वो है टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, यानी अगर आप अपनी बुक का ये पेज देखें तो इसमें जहां स्ट्रेस की डिस्कशन चल रही है तो वो कहते हैं कि जहां चेंज इन लेंथ आता है उसे हम टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। तो कंफ्यूजन हो गई ना, लेकिन मैं इस कंफ्यूजन को भी आपके सामने हल करूंगा। लेकिन अभी आप इसको याद रखें कि ये लॉन्गिट्यूडनल या लीनियर स्ट्रेस है। लीनियर का क्या मतलब होता है? एक डायरेक्शन में। तो अगर आप देखें हमारे पास जो चेंज आया वो एक्चुअली एक ही डायरेक्शन में आया। तो स्टूडेंट्स इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अब यहां पर याद रखिएगा हमारे पास स्ट्रेस का
जो फॉर्मूला है वो तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो लीनियर स्ट्रेस भी हो है तो फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फॉर्मूला F/A ही होगा। ठीक हो गया। अच्छा अब जरा देखिए, आपने जो पहली वाली एग्जांपल देखी उसमें मैं दो डायरेक्शन से फोर्स लगा रहा हूं, यहां से और यहां से कोई फोर्स नहीं लगा रहा, जिस वजह से सिर्फ लेंथ में चेंज आ रही है। तो मेरी स्ट्रेस लीनियर थी, लॉन्गिट्यूडनल थी। लेकिन जरा इमेजिन करें कि अगर मेरे पास एक बॉक्स हो और मैं इस बॉक्स पर तीनों डायरेक्शन से फोर्स लगाऊं, तो इस सूरत में जब आप इस पर 3 डायमेंशंस में फोर्स लगाएंगे तो फिर आप इसका वॉल्यूम चेंज कर देंगे। जब आप इसका वॉल्यूम चेंज करेंगे तो फिर ये वो स्ट्रेस है स्ट्रेस ही, फोर्स पर यूनिट एरिया है, लेकिन वो स्ट्रेस जो किस चीज की वजह बन रही है, वॉल्यूम चेंज होने की। तो हम कहेंगे कि ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है, ये वॉल्यूम स्ट्रेस है। तो व्हाट इज वॉल्यूम स्ट्रेस? भाई फोर्स पर यूनिट एरिया, कोई नई चीज नहीं है, फोर्स पर यूनिट एरिया है, आगे नई बात आएगी, दैट प्रोड्यूस चेंज इन वॉल्यूम। ऐसा फोर्स पर यूनिट एरिया जो वॉल्यूम चेंज करे। तो हम इसका फॉर्मूला भी फोर्स पर यूनिट एरिया या सिग्मा इक्वल्स टू F/A ही लिखेंगे। अच्छा ये दोनों तो आप लोगों ने पढ़ ली। लीनियर स्ट्रेस बड़ी जगहों पर हो रही होती है, ठीक है। लीनियर स्ट्रेस में लेंथ चेंज होगी। अब जरा इमेजिन करें, आप लेंथ की जब चेंज की बात करते हैं तो लेंथ में दो तरह का चेंज आ सकता है। लेंथ बढ़ भी सकती है, लेंथ कम भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर जरा देखिए, ये जो पिलर हैं आपके छत पर, जब छत पर बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे तो उनके वजन की वजह से ये जो पिलर्स हैं इनकी लेंथ थोड़ी सी, भले जितनी भी थोड़ी सी हो, लेकिन कुछ ना कुछ कम होगी। तो यहां लेंथ कम हो रही है। लेकिन एक बच्चा जो है वो एक पींग पर जब बैठता है तो पींग पर बैठने पर जो रस्सी है उसकी लंबाई में थोड़ा सा इजाफा होगा। तो इसका मतलब डेली लाइफ में जब आप लीनियर स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं तो लीनियर स्ट्रेस के नतीजे में कभी लेंथ चेंज तो होती है, कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। दोनों एग्जांपल्स मैंने आपको दी। तो फिर हमें स्ट्रेस की, लीनियर स्ट्रेस की भी दो टाइप्स करनी पड़ेंगी। तो लीनियर स्ट्रेस की एक टाइप है टेंसाइल स्ट्रेस। और टेंसाइल स्ट्रेस क्या होती है? जब लेंथ बढ़ जाए ना, ऐसी स्ट्रेस जो लेंथ को बढ़ा दे, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस है। यानी कि जो दूसरा केस मैंने आपको बताया जहां पर हमारे पास एक शख्स जो है वो एक स्विंग पर बैठता है, तो उस सूरत में आप देख रहे हैं कि वो जो हमारे पास स्ट्रेस अप्लाई हो रही है वो लेंथ बढ़ने का बाइस बन रही है, तो ये एक टेंसाइल स्ट्रेस होगा। जब आप किसी रबर बैंड को खींचते हैं तो ये भी आप टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, जो कि है असल में लीनियर स्ट्रेस की ही एक टाइप। ठीक है। अच्छा इसी तरह से अगर आप ये मेटालिक रॉड देखें तो इस मेटालिक रॉड पर अगर आप आउटवर्ड फोर्स लगाएं तो आप इसकी लेंथ बढ़ाएंगे, तो ये लेंथ बढ़ गई है, ये टेंसाइल स्ट्रेस है। इसी तरह से स्टूडेंट्स दूसरी टाइप है कंप्रेसिव। कंप्रेसिव में आप लेंथ कम करेंगे। तो वही मेटालिक रॉड देखें तो उस पर अगर मैं इनवर्ड फोर्स लगाऊं, फोर्स अभी भी एक लाइन में है लीनियर स्ट्रेस, ठीक है ना, है लीनियर स्ट्रेस, लेकिन लीनियर होने के साथ साथ अब इनवर्ड है तो लेंथ कम होगी। तो इस सूरत में ये लेंथ कम होगी तो हम कहेंगे ये कंप्रेसिव स्ट्रेस है। तो स्टूडेंट्स ये है स्ट्रेस की दो टाइप्स। जरा इसको ध्यान से देख लीजिए कि मैं ये कह रहा हूं कि स्ट्रेस की जो टाइप है एक वो लीनियर स्ट्रेस है। लीनियर स्ट्रेस क्या करती है? बॉडी में चेंज लेकर आती है, लेंथ चेंज करती है, ठीक है। और उस लेंथ के चेंज के हिसाब से देखें तो अगर लेंथ बढ़ी है तो टेंसाइल स्ट्रेस, अगर लेंथ कम हुई है तो कंप्रेसिव स्ट्रेस। मैं कह रहा हूं सिर्फ लेंथ बढ़ेगी तो टेंसाइल बोलेंगे, जबकि बुक ने इस पेज पर बोला कि जब लेंथ चेंज होगी तो टेंसाइल बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इसी बुक की समरी में देखें तो चीज क्लियर हो जाती है। समरी में उसको डिटेल में बता रहा है इस पॉइंट में। तो देखें वो कह रहे हैं कि जब लेंथ इंक्रीज होगी तो टेंसाइल का वर्ड आ रहा है, और नीचे देखें वो कह रहे हैं जब रिड्यूस्ड होगी लेंथ तो कंप्रेसिव होगी। तो यहां से क्लियर होगी कि बुक भी एक्चुअली वही बात कर रही है, क्योंकि आमतौर पर आप लेंथ इंक्रीज कर रहे होते हैं। आम जिंदगी में आप देखें किसी चीज को जब आप पकड़ते तो आप उसकी लेंथ बढ़ा देते, जैसे रबर बैंड हो गया, ठीक है ना। तो इस वजह से जब आप लेंथ इंक्रीज कर रहे थे तो लीनियर स्ट्रेस का ज्यादा फेमस केस टेंसाइल स्ट्रेस है। इसलिए यूजुअली लीनियर स्ट्रेस को ही टेंसाइल बोल दिया जाता है, लेकिन असल में लीनियर या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस जो है वो टेंसाइल भी हो सकती है और
कंप्रेसिव भी हो सकती है। अच्छा, उसके बाद हमने बात की थी वॉल्यूम स्ट्रेस की। वॉल्यूम स्ट्रेस जो है वो डेली लाइफ में आपको इतना ज़्यादा नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है, खासतौर पर मेटल्स का, क्योंकि वॉल्यूम चेंज होना इसलिए मुश्किल है क्योंकि सॉलिड्स के मॉलिक्यूल ऑलरेडी बहुत करीब करीब होते हैं, ठीक है जी। लेकिन वॉल्यूम स्ट्रेस की एग्जांपल आप यूं देख लें, जैसे आप एक कैन को जब क्रश करते हैं तो आप उसका वॉल्यूम चेंज करते हैं, ठीक है। नॉट अ परफेक्ट एग्जांपल, बट आप थोड़ा सा सोच सकते हैं कि डेली लाइफ में आप वॉल्यूम्स भी चेंज कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, अब जरा देखिए इन दोनों में क्या कोई कॉमन बात है जो आप बता सकते हैं इन दोनों में, यानी लीनियर स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेस। आइए दोनों की डायग्राम जरा इकट्ठे देखते हैं। तो इसमें यहां पर फोर्स ऐसे लग रही है लीनियर स्ट्रेस में, जबकि हमारे पास जो वॉल्यूम स्ट्रेस है उसमें फोर्स इस तरह से लग रही है। पता है क्या कॉमन बात है? आप देखें यहां पर भी फोर्स इस सरफेस के 90 डिग्री बना रही है और यहां पर भी फोर्स जो है वो सरफेस पर 90 डिग्री बना रही है, यानी दोनों सूरतों में जो फोर्सेस हैं वो नॉर्मल टू द सरफेस है। अब इमेजिन करें अगर हम फोर्सेस नॉर्मल ना रखें, मेरे पास एक क्यूब है और इस क्यूब पर मैं ऊपर को एक फोर्स लगाता हूं इस डायरेक्शन जो कि इस सरफेस के टेंजेंशियल है, पैरेलल है, नॉर्मल नहीं है, 90 डिग्री पर नहीं है, और एक और फोर्स इस तरह से लगाता हूं। ये फोर्सेस का जो पेयर है जब ये लगेगा यहां पर, तो ये पेयर इस बॉडी को कुछ ऐसे डिफॉर्म करेगा कि ये नई शेप बन गई। अब यहां पर अगर आप देखें तो वॉल्यूम तो नहीं चेंज हुआ, क्योंकि जितना वॉल्यूम पहले था, आप देखें इसमें जितना पानी आ रहा था उसमें भी इतना ही पानी आएगा, ऐसे है ना। तो इसका मतलब वॉल्यूम तो नहीं चेंज हुआ। क्या लेंथ चेंज हुई? आप लेंथ भी देख लें, जितनी लेंथ इसकी है उतनी ही लेंथ इसकी है ना, लेंथ भी नहीं चेंज हुई। चेंज हुए तो एंगल्स चेंज हुए। पहले ये 90 डिग्री बन रहा था, अब ये 90 डिग्री नहीं बन रहा। तो ये जो हमारे पास स्ट्रेस है ना, खासतौर पर ये जो पेयर ऑफ फोर्सेस हैं, ये देख लें, ये इस तरह की जो दो फोर्सेस हैं, ये हमेशा क्या करेंगी, ये हमेशा बॉडी में कुछ शेप चेंज कर देंगी। लेंथ नहीं चेंज होगी, वॉल्यूम भी नहीं होगा, लेकिन असल जो चीज जिस पर हमने फोकस करना है वो शेप चेंज हो जाएगी। इस स्ट्रेस को, ये जो अभी हमने लगाई है, जो टेंजेंशियल है सरफेस के, नॉट नॉर्मल, इसे हम कहते हैं शियर स्ट्रेस। तो व्हाट इज शियर स्ट्रेस? ये भी फोर्स पर यूनिट एरिया ही है, बट ये क्या करती है? दैट चेंजेस द शेप ऑफ बॉडी। फार्मूला इसका भी सिग्मा इज इक्वल्स टू एफ ओवर ए, क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया ही है। दोबारा देख लें, इस क्यूब में ये फोर्सेस का पेयर देख लें, ये पेयर आपको बड़ी जगहों पर नजर आएगा और आप समझ जाएंगे कि यार यहां तो शियर स्ट्रेस लग रहा है। मिसाल के तौर पर जब आप एक कागज को फाड़ते हैं, तो उस कागज को जब आप टीयर करते हैं, फाड़ते हैं, तो आप देखते हैं कि यहां पर भी वही बिल्कुल उसी तरह से आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वही पेयर आपको नजर आ रहा है, राइट। चलें एक और एग्जांपल देखें। जब आप कैंची से किसी कागज को काटते हैं तो जरा देखिए यहां पर भी वही पेयर है, ये भी आप शेयर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर, तो आपको अक्सर जगहों पर शेयर स्ट्रेस नजर आएगी। इवन जब आप सर्दियों में अपने हाथ गर्म कर रहे होते हैं इस तरह से, तो अगर आप गौर करें तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी एक सरफेस पर दूसरी सरफेस पर टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये शेयर स्ट्रेस ही है। तो आपने देखा कि शेयर स्ट्रेस की कई एग्जांपल्स आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आपने एक बात नोट की, लीनियर स्ट्रेस हो या वॉल्यूम स्ट्रेस हो या शेयर स्ट्रेस हो, ऑल हैव सेम फॉर्मूला, तो फिर डेफिनेटली ऑल विल हैव सेम यूनिट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ऑल टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस will have same formula। तो बच्चों ये तो हो गया कि सारे स्ट्रेसेस का फार्मूला सेम है, क्योंकि F ओवर A ही होता है। इसके अलावा भी स्ट्रेसेस होती हैं, अभी वो आपकी बुक का पार्ट नहीं है, मिसाल दे देता हूँ। एक मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक रॉड है और आप इस रॉड को दोनों तरफ से पकड़ते हैं और दोनों तरफ पर ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क अप्लाई करते हैं, फोर्स नहीं टॉर्क्स। जब टॉर्क अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे ये ट्विस्ट हो जाएगा। तो ये भी एक स्ट्रेस ही है जो आपने बॉडी को ट्विस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया, इसे कहते हैं टोरिजनल स्ट्रेस। स्टूडेंट्स, स्ट्रेस के लिए इतना ही काफी है, लेकिन एक चीज मैं अब आपको बताने लगा हूं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी कर सकती है। तो ध्यान से सुनना है आप लोगों ने। जब मैं स्ट्रेस की बात करता हूं ना, तो मेरे जहन में दो स्ट्रेसेस होती हैं। आपको तो सिर्फ एक स्ट्रेस नजर आ रही है और दूसरी स्ट्रेस हम आमतौर पर इग्नोर ही कर देते हैं, लेकिन असल सारा कॉन्सेप्ट कल के लेक्चर का आना ही वहीं से। तो जरा मेरी बात तवज्जो से सुनिएगा। देखिए,
आपने इस रॉड पर फोर्स लगाई, ये जो फोर्स पर यूनिट एरिया आप लगा रहे हैं इधर को, आप इसे स्ट्रेस बोलते हैं ना, मैं इसे कहता हूं ये एक्सटर्नल स्ट्रेस है, ये वो स्ट्रेस है जो आपको नजर आ रही है। लेकिन क्या आपकी इस फोर्स से मेटल का रॉड बाहर को लेंथ चेंज करेगा? तो आप कहेंगे नहीं सर। तो सवाल पैदा होता है फिर क्यों नहीं कर रहा? तो अगर आप एटॉमिक स्केल पर जाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि इस रॉड के अंदर जो एटम्स हैं वो आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं कि जब आप फोर्स बाहर को लगाते हैं तो वो सारे एटम्स वापस जाने के लिए अंदर को फोर्स लगाते हैं, आपकी डिफॉर्मेशन को रोकने की कोशिश करते हैं। ये जो सारे एटम्स जो फोर्स लगा रहे हैं इनवर्ड, अगर मैं ये सारी फोर्स इकट्ठी करूं तो मैं इसको एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकता हूं अंदर को, यानी मटेरियल के अंदर आपके अगेंस्ट भी एक फोर्स पैदा हो गई है। बच्चों, इस फोर्स को हम इंटरनल स्ट्रेस कहते हैं जब इसको भी फोर्स पर यूनिट एरिया कैलकुलेट करेंगे। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, एक्सटर्नल स्ट्रेस एंड इंटरनल स्ट्रेस। आप कम फोर्स लगाएंगे ना तो अंदर एटम्स भी कम जिद करेंगे आपके अगेंस्ट, तो अंदर वाली स्ट्रेस भी कम होगी। अगर आप ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो फिर एटम्स भी अपनी ओरिजिनल शेप गेन करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाएंगे, तो आप देखेंगे इंटरनल स्ट्रेस भी बढ़ जाएगी। यानी कि जितनी एक्सटर्नल स्ट्रेस आप अप्लाई करते हैं उतनी ही इंटरनल स्ट्रेस अप्लाई हो जाती है। यानी अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज देखूं तो अगर आप बॉडी को तोड़ नहीं देते, बहुत ज्यादा नहीं मूव कर देते, तो फिर इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रेस बराबर होंगी। अब मसला यह है कि जो अंदर एटम्स की स्ट्रेस है उसको तो मैं मेजर नहीं कर सकता क्योंकि मैं एटम्स को तो नहीं जाकर देख सकता, लेकिन मुझे मालूम है कि इंटरनल और एक्सटर्नल आपस में बराबर है। तो अगर मैं बाहर से 20 पास्कल्स की स्ट्रेस लगा रहा हूं तो फिर मुझे यहीं से पता चल जाएगा कि अंदर एटम्स भी कुल मिलाकर 20 पास्कल की फोर्स या स्ट्रेस लगा रहे होंगे, और हमारे पास एक्सटर्नल स्ट्रेस लगाकर मैं मटेरियल के अंदर की स्ट्रेस जांच लूंगा। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हमारे पास स्ट्रेस जो है वो दो किस्म की होती है। ये कॉन्सेप्ट आगे चलकर यूज होने वाला है इसलिए बता रहा हूं। और याद रखिएगा ये जो अंदर वाली स्ट्रेस है, जो एटम की स्ट्रेस है, जो मटेरियल की स्ट्रेस है, वापस जाने की जो एबिलिटी है मटेरियल की, जो फोर्स पर यूनिट एरिया वो लगा रहा है वापस जाने के लिए, इसको हम रीस्टोरिंग स्ट्रेस भी कह सकते हैं, क्योंकि इस स्ट्रेस के जरिए वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, अपनी शेप को रीस्टोर कर रहा है। रीस्टोर का मतलब ओरिजिनल शेप वापस लेकर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। आप चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं एक नया कॉन्सेप्ट और उसको समझते हैं। और ये जो बात मैंने भी आपको समझाई इसको भूलिएगा नहीं, ये वहां पर यूज होने वाली है। तो चलते हैं जी नेक्स्ट बोर्ड पर। स्टूडेंट्स अब आप लोगों को ये तो पता चल गया कि जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो स्ट्रेस अप्लाई करने से बॉडी डीफॉर्म हो जाती है, उसकी लेंथ चेंज हो गई, या वॉल्यूम भी हो सकता है, शेप भी हो सकती है। अब यहां पर ये डीफॉर्मेशन हो तो गई है, लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है कि कितनी हुई है। भाई डिफॉर्मेशन को मेजर भी तो करना है ना। अब डिफॉर्मेशन को मेजर कैसे करें? डिफॉर्मेशन को मेजर करने के लिए हमारे पास एक क्वांटिटी है जो अब मैं आपको बताने लगा हूं, एंड दैट इज स्ट्रेन। स्ट्रेन इज यूज्ड टू मेजर द डिफॉर्मेशन produced by any stress. तो strain जो है it's a quantity which can measure deformation when stress is applied. अच्छा, अब deformation measure करने के कई तरीके हैं। कुछ लोग सिर्फ देखते हैं कि कितनी लेंथ चेंज हुई है। strain में ऐसा नहीं करते हम, कुछ रीजंस की बिना पर जो कि आप लोगों को नहीं मालूम, आपके बुक के स्कोप से बाहर है। हम सिर्फ लेंथ में या किसी भी चीज में चेंज नहीं देखते, बल्कि हम देखते हैं चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। ठीक है, इसका बड़ा फायदा होता है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछता हूं कि यार मैं अब पतला हो गया, मोटा हो गया, आप कहेंगे कि सर हम तो नहीं बता सकते, हालांकि अब चेंज है मेरे अंदर, आप नहीं मेजर कर सकते। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल होगा तो आप देखकर बताएंगे ना। तो ओरिजिनल के लिहाज से जब चीजें देखें तो फिर चेंज मेजर करना आसान हो जाता है ना। तो इसी तरह से आप इसकी एग्जांपल यूं समझ लें कि जब आपने स्ट्रेन मेजर करना है तो आप जो भी चेंज आया है और जो ओरिजिनल था उनको डिवाइड करके मेजर करेंगे। जब हम चेंज को ओरिजिनल से डिवाइड करते हैं ना तो फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में इसका एक नाम है। ये सिंपल चेंज नहीं है, क्योंकि आप चेंज को ओरिजिनल से डिवाइड कर रहे हो, तो इसे हम फ्रैक्शनल चेंज कहते हैं। इसे हम फ्रैक्शनल चेंज कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें खास बात यह होगी कि ऊपर चेंज है, नीचे ओरिजिनल है। सपोज करो ऊपर लेंथ में चेंज है तो मीटर यूनिट आएगा, नीचे ओरिजिनल लेंथ आ जाएगी, होगी तो उसका भी यूनिट मीटर, और हमारे पास मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा, तो स्ट्रेन विल हैव नो यूनिट। तो इफ समवन आस्क यू कि एक क्वांटिटी बताएं विच इज यूनिटलेस और डायमेंशनलेस, जिसका ना यूनिट हो ना डायमेंशन हो,
तो परफेक्ट एग्जांपल उसकी स्ट्रेन है। तो स्ट्रेन बस एक नंबर होगा, यानी स्ट्रेस में मुझे कहना पड़ता था 2.4 पास्कल, स्ट्रेन में मैं कहूँगा 2.4 बस, उसके साथ एक नंबर ही होगा सिर्फ, उसका यूनिट नहीं होगा। अब जरा देखिए, हम लोगों ने पढ़ा कि स्ट्रेस और डिफॉर्मेशन 3 टाइप्स की हैं। तो जब डिफॉर्मेशन 3 टाइप्स की हैं तो डिफॉर्मेशन को मेजर भी 3 तरीकों से किया जाएगा, तो स्ट्रेन की 3 टाइप्स बन जाएंगी। स्ट्रेन की एक टाइप है लीनियर स्ट्रेन, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। लीनियर स्ट्रेन जो है वो क्या बताएगा, वो बॉडी, क्योंकि बॉडी की लेंथ जब चेंज होगी तो वो बॉडी की लेंथ में जो डिफॉर्मेशन हुई है उसको मेजर करेगा। ठीक है, तो आपने स्ट्रेस अप्लाई की, पहले लेंथ थी L, ये ओरिजिनल लेंथ है, स्ट्रेस अप्लाई करने से लेंथ चेंज होगी, तो ये जो चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ आएगी ना, उसे हम स्ट्रेन कहेंगे। स्ट्रेन का सिंबल देख लें, एप्सिलॉन इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, ये मैंने यहां लिखा था, स्ट्रेन का सिंबल होता है एप्सिलॉन। सेकेंड ईयर में आप इस सिंबल को काफी दफा पढ़ेंगे, जैसे थीटा होता है, जैसे ईटा आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, इसी तरह से ये भी हमारे पास एक सिंबल है। लो भाई, एप्सिलॉन जो है वो चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ होता है, इसका यूनिट नहीं आएगा ना, क्यों, क्योंकि ऊपर भी मीटर आएगा नीचे भी मीटर आएगा, तो नो यूनिट। इसी तरह अगर वॉल्यूम में चेंज होगा, तो वॉल्यूम में जब चेंज होगा तो स्ट्रेन क्या होगी, चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, और इसका भी कोई यूनिट नहीं आएगा, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम मीटर क्यूब ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम मीटर क्यूब, तो हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा एंड नो यूनिट। इसी तरह से अब जरा देखें शेयर स्ट्रेन को जरा गौर से देखने, क्योंकि ये बातें हम काफी डिस्कस कर ली हैं। शेयर स्ट्रेन में थोड़ा सा बच्चों को इश्यू होता है, तो वही क्यूब जरा इमेजिन करें और वही फोर्स जो टेंजेंशियल है इस सरफेस के इमेजिन करें। ये फोर्स जब लगेगी तो हमारे पास ये क्यूब की जो शेप है ये चेंज हो जाएगी, ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। अब ये जो पैरेललोग्राम नई शेप है, अब इसका डिफॉर्मेशन कैसे मेजर करें, तो हम ये देखते हैं कि ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर के मुकाबले आगे मूव करके कितना मूव की है, तो हम कहते हैं ये तो इतना मूव की है। ये जो मूव किया इसने, इसे मैं कहता हूं ये डेल्टा ए है, यानी ये इतना एक लेयर दूसरे के ऊपर स्लाइड हुई है। तो जब ये एक लेयर दूसरे के ऊपर इतना स्लाइड हुई है, ये जो डेल्टा ए है इसको मैं मेजर कर लेता हूं, और जो उसकी ओरिजिनल हाइट थी वो मैं मेजर कर लेता हूं, और इन दोनों को डिवाइड करता हूं। डेल्टा ए ओवर ए, ये है हमारे पास स्ट्रेन। और अगर आप डेल्टा ए ओवर ए देखो तो ये एक ट्राइंगल नहीं बन रही, ये वाली, और इस ट्राइंगल के अंदर अगर आप गौर से देखें, ये जो डेल्टा ए है ये है हमारा परपेंडिकुलर, और ये जो ए है ये है हमारी बेस, यानी डेल्टा ए ओवर ए क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, और परपेंडिकुलर ओवर बेस को तो हम tan थीटा कहते हैं। तो यहां से हम लोगों ने स्ट्रेन लगा लिया, और tan थीटा का भी कोई यूनिट नहीं होता, यानी ये भी नो यूनिट। लो भी बच्चों, ये हमारे पास लीनियर स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन और शेयर स्ट्रेन तीनों के बारे में आ गया। अभी लीनियर स्ट्रेन को बुक फिर वही बात होगा, लीनियर स्ट्रेन को बुक क्या कहेगी, टेंसाइल स्ट्रेन। लेकिन असल में टेंसाइल स्ट्रेन इसकी एक टाइप होगी, अगर लेंथ बढ़े तो फिर हम टेंसाइल स्ट्रेन कहेंगे, अगर लेंथ कम हो तो हम कंप्रेसिव स्ट्रेन कहेंगे। लेंथ बढ़ेगी तो डेल्टा एल पॉजिटिव, लेंथ कम होगी तो डेल्टा एल नेगेटिव होगा। तो स्टूडेंट्स, यहां पर स्ट्रेन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। अब ये बात आप लोग याद रख लें कि ऑल स्ट्रेन्स हैव डिफरेंट फॉर्मूला। सारे स्ट्रेस के फॉर्मूला सेम थे ना, फोर्स पर यूनिट एरिया था, लेकिन सारी स्ट्रेन के फॉर्मूला सेम नहीं होते। ये चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ है, ये चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम है, ये चेंज इन ए ओवर ए है। तो इसका मतलब स्ट्रेन्स के फॉर्मूला सेम नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। अब स्टूडेंट्स, मैं लेक्चर खत्म करूंगा एक छोटे से सवाल से, और वो ये है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में कौन सी ठीक है, स्ट्रेस प्रोड्यूसेस स्ट्रेन या स्ट्रेन प्रोड्यूसेस स्ट्रेस। मेरे सामने जितने भी बच्चे बैठे ना, वो फौरन कहेंगे सर ऊपर वाली स्टेटमेंट ठीक है। क्यों? क्योंकि ज़रा इस रॉड को देखें, आपने इस रॉड पर स्ट्रेस अप्लाई की, तो स्ट्रेस अप्लाई करने की वजह से लेंथ चेंज होगी, तो चेंज इन लेंथ होगी, यानी स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी, डिफॉर्मेशन आ गई। तो इसका मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन को जन्म दे रहा है, स्ट्रेस प्रोड्यूसेस स्ट्रेन। तो ऊपर वाली स्टेटमेंट सही लगती है और हम यूज़ भी यही करेंगे, लेकिन बहुत सी जगहों पर कुछ मसले हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको एक बात बता दूं
ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सिर्फ एक नहीं, दोनों सही हैं। आप कहेंगे दूसरी वाली तो यार अजीब है, स्ट्रेन स्ट्रेस कैसे प्रोड्यूस कर सकती है? तो आपको मैंने बताया था स्ट्रेस दो टाइप्स की होती है। एक वो स्ट्रेस होती है जो एटम्स वापस जाने के लिए फोर्स पर यूनिट एरिया लगा रहे होते हैं। अगर आप गौर करें, आपने स्ट्रेस लगाई, स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गई। तो इस पिक्चर के अंदर अगर आप देखें तो स्ट्रेस स्ट्रेन को प्रोड्यूस कर रहा है, स्ट्रेस प्रोड्यूसेस स्ट्रेन। लेकिन जरा गौर करें, हमारे पास अगर आप पिक्चर की दूसरी साइड देखें, स्ट्रेन प्रोड्यूस हो चुकी है, एटम्स की सूरत हाल देखें तो एटम्स या मटेरियल का जो अंदर है वो वापस जाना चाहता है। ये जो वापस जाना चाह रहा है, ये वापस जाने के लिए जो स्ट्रेस लगा रहा है, जिसे हम रीस्टोरिंग स्ट्रेस भी कह देते हैं। तो अगर इस पिक्चर को देखें तो आप कहेंगे कि भाई स्ट्रेन की वजह से, चेंज आने की वजह से मटेरियल में वापस जाने के लिए एक स्ट्रेस डेवलप होगी। यहां पर आप कहेंगे कि स्ट्रेन प्रोड्यूसेस स्ट्रेस। अगर कहीं आपकी बुक ये कह दे कि स्ट्रेन प्रोड्यूसेस स्ट्रेस, तो घबराना नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जब वो स्ट्रेन प्रोड्यूसेस स्ट्रेस कह रहा है तो कौन सी स्ट्रेस की बात कर रहा है? वो मटेरियल की इंटरनल स्ट्रेस की बात कर रहा है, मटेरियल के वापस जाने की एबिलिटी की बात कर रहा है। और वो वाकई मटेरियल में वापस जाने के लिए जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है वो स्ट्रेन की वजह से आती है, डिफॉर्मेशन की वजह से आती है। और मैं सिर्फ ऐसे नहीं बता रहा, बल्कि बुक ये कहेगी, जरा इस ग्राफ को देखें बुक पर। इस ग्राफ में आप क्लियरली देख रहे हैं कि वाई एक्सिस पर स्ट्रेस है और एक्स एक्सिस पर स्ट्रेन है। आप तो जानते हैं वाई एक्सिस पर कौन सा वेरिएबल होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और एक्स एक्सिस पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि स्ट्रेस डिपेंड कर रही है स्ट्रेन पर, स्ट्रेस डिपेंड्स ऑन स्ट्रेन। आसान अल्फाज में, स्ट्रेस इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रेन। और आसान कर देता हूं, स्ट्रेन प्रोड्यूसेस स्ट्रेस। तो स्ट्रेन प्रोड्यूस कर सकती है स्ट्रेस को। हाँ जी, ये कौन सी स्ट्रेस की बात हो रही है? ये मटेरियल के अंदर वापस जाने वाली स्ट्रेस की बात हो रही है। स्ट्रेन जब प्रोड्यूस होती है तो मटेरियल में वापस जाने के लिए स्ट्रेस डेवलप हो जाती है। तो यहां पर हम इस पिक्चर में ये कह सकते हैं कि स्ट्रेस इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेन या स्ट्रेन प्रोड्यूसेस स्ट्रेस। तो ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। तो बुक जहां पर जौन सी बात करेगी आपने उसको ऐसे ही लेना है, ठीक है, ताकि परेशान ना हो आप लोग। मैंने आपको ये बता दिया। अब कल हम पढ़ेंगे मॉड्यूलाई, मॉड्यूलाई ऑफ इलास्टिसिटी। ये क्या है, क्या इनका बेनिफिट है, क्या फायदा है, क्या एप्लीकेशन है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपसे मुलाकात होगी अब इंशाल्लाह कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।